अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान ही नहीं है बल्कि ये एक तारीख़ है, तहज़ीब है और सकाफ़त है। और शायरी की अगर बात करें तो शायरी की रिवायत तो उर्दू की शान है, लेकिन आज शायरी की ये रिवायत कहीं खो सी गई है और गुजरते वक्त के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि इसमें कमी आती जा रही है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए लू बेकरी नान खताई लाया है एक स्पेशल एडिशन पैक सीरीज़, जिसका मकसद ये है कि जो भी हमारे अजीम शायर थे, जिनमें मिर्ज़ा गालिब हैं, अल्लामा इकबाल हैं, जिगर मुराद आबादी हैं, नासिर काज़मी हैं और मुस्तफ़ा ज़ैदी हैं, बहुत बड़े नाम हैं जिन्हें खराज तहसीन पेश करना मकसद है। और जो हमारे आज के नौजवान हैं उन्हें शायरी से वाकिफ़ करवाना है। जैसे लू के बेकरी नान खताई इसी रवायती अंदाज में आज भी बनाए जाते हैं जैसे मुग़लों के दौर में कभी हम सुनते थे। और इसी वजह से लू के जो बेकरी नान खताई हैं वो रिवायतों के निगहबान भी हैं। और ये स्पेशल एडिशन पैक जो कि आप न्यू की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये शायरों के मशहूर शेरों के तारुफ और तस्वीरों से सजा हुआ है। जैसे नासिर काज़मी का एक शेर है, शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। जिगर मुराद आबादी का शेर है, ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत सरखेज़ है साकी। तो ये ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है लू की नान खताई की जानिब से। और हम देख रहे हैं कि अगर लू की जो बेकरी है नान खताई, वो सिर्फ एक नान खताई नहीं है बल्कि रिवायतों से जुड़ा एक खस्ता मज़ा है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नून लीग ने बंदोबस्त कर लिया, बिलावल का नया इल्जाम। भारतीय दहशतगर्दी, कैनेडियन वजीर आजम की भरपूर जवाबी कार्रवाई। काला धन कमाने का रास्ता बंद, हुकूमत का बड़ा ऐलान। और एक और ज़हीन पाकिस्तानी ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। तो नाज़रीन, आम इंतखाबात अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है और ये बात दुरुस्त है कि आम इंतखाबात के मुतालिक बहुत सारी गलत फहमियाँ और अफवाहें मौजूद थी। इंतखाबात कब होंगे इस पर राय कायम करना बहुत मुश्किल था। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात के मुतालिक अपने हवाले से एक तारीख भी तजवीज़ की और अब इलेक्शन कमीशन की तैयारियों से ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदी कमेटियों को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमीशन ने हल्का बंदी कमेटियों के काम की रफ्तार का जायजा भी लिया है और कमेटियों को 27 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। और अब इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी और हल्का बंदियों के दौरानियों को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाना है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी नून लीग, हम देख रहे हैं कि वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग पर जो तनकीद का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब सबको नजर आनी चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। बेहतर होता कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो पीडीएम की तमाम जमातें थी उनको शामिल किया जाता, इस हवाले से उनसे एड्रेस किया जाता। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ये कह रही हैं कि 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीख़ी इस्तकबाल करके पनामा और अकामा के जो ड्रामा साज थे उनको हमेशा के लिए दफन कर देंगे। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने शेख रशीद की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट तलब कर ली है। निगरान वज़ीर आज़म अमरीका में मौजूद हैं और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इब्तदाई सेशन में शिरकत भी की है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया। बेग साहब, बहुत वक्त के लिए आम इंतखाबात के मुतालिक जो गैर यकीनी हालात की फ़ज़ा कायम थी और उसमें अब लग रहा है कुछ कमी होती नज़र आ रही है और आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब जल्द आम इंतखाबात की जो तारीख है उसका ऐलान कर देगा? देखिए अनवर खावर साहब, जब गैर यकीनी की सूरत ख़त्म होगी वो उस वक्त होगा जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है, हम हवाओं में हाथ मिला रहे हैं। बहुत सी शुबहात हैं लोगों को, बहुत से लोगों को अभी तक ये यकीन नहीं है कि फरवरी होगा या उससे आगे। ले मैं शुरू से इस बात पे यकीन रखता हूँ कि फरवरी से आगे इंतखाबात, मगर फरवरी तक इंतखाबात जाना भी गलत है। इंतखाबात जो आईनी दायरा कार है उसमें होने चाहिए
अगर ना हो पाए मरदमशुमारी का बीच में मसला ले आए, वो किस हद तक इंतखाबात को मुतासिर करेगा। ईरान में तो पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी गई थी और फौरन इंतखाबात हो गए थे। खैर वो अलग कहानी है, लेकिन ये कि इंतखाबात का शेड्यूल देना शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कम से कम शेड्यूल दे दे, वो बाकी छोड़ें। देखें, आपने बिलावल की बात की है, तो मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था कि मामलात गुड कॉप बैड कॉप के हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना फजलुर रहमान है, कई लोग हैं, कई पार्टियां। हर पार्टी में ये होता है कि एक तेज बोलता है, एक हल्का बोलता है। जैसे ख्वाजा आसिफ और शेख खुर्शीद शाह बहुत सॉफ्ट बोल रहे हैं, इज़हार मोहब्बत भी कर रहे हैं एक दूसरे से। ख्वाजा आसिफ तो कर रहे हैं हम इंतखाबी इत्तेहाद चाहते हैं पीपल्स पार्टी से। तो मेरा अपना ख्याल है कि इन दोनों का भी जो झगड़ा है वो झगड़ा नहीं है। ये दोनों किसी और से कुछ कह रहे हैं, किसी और से। पहले जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने मांगी थी लेवल प्लेइंग फील्ड, अब उनको शायद मिल गई है तो वापस आ रहे हैं, क्यों कहा गया था अगर वो नहीं मिलेगी जब तक नहीं आएंगे वो, तो वापस आ रहे हैं अक्टूबर में माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर इसका मतलब जो तनाज़ात का आगाज है वो तो हो चुका है। जब इंतखाबात होंगे हम देखेंगे कि एक बड़ी सख्त कैंपेन एक दूसरे के खिलाफ कर रहे होंगे। ये नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो सेम एलिमेंट है दोनों पार्टियों में, ख्वाजा आसिफ हैं, इसहाक डार साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा खुर्शीद शाह साहब हैं, नियाज नाइक साहब हैं, यानी ये पॉलिसी मेकर्स हैं ना ये पार्टियों के। ये कुछ और कह रहे हैं। बिलावल ने कहा ना कि ज़रदारी साहब को हमने इख्तियार दिया है पार्टी ने कि वो हालात को ठीक करें, हम लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात करें। और मैं ज़रदारी साहब का एक जुमला आपको सुना दूं कौमी असम्बली में, जिन्होंने कहा था आखिरी इजलास में कि मैं मुस्लिम लीग नून से बेवफाई नहीं करूंगा। अब बात यह है कि इन तमाम चीजों को देख बुला, तो फिर क्या मुस्लिम लीग नून अब बेवफाई करती दिखाई दे रही है आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद हिना परवेज भट्ट और तारड़ साहब तो खैर बेचारे, उनको गिनती भी कम आती है। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ उसमें एक बंदा कम गिन गए थे, इसलिए आ गया वहां पर वो, उनकी गिनती का मसला है। ये छोटे लोग जो हैं, जो मतलब सेकंड ग्रेड की लीडरशिप है इनकी, वो बहुत तगड़े बयान देती रही है इस दौरान। और एहसन इकबाल साहब ने तो एक ऐसा इल्ज़ाम भी लगा, उसके बाद से खामोश है, वो इल्ज़ाम लगा दिया था जो हकीकत नहीं था, जिसका इसहाक डार ने तरदीद की शुगर के बारे में, शुगर के बारे में, तो उसकी तरदीद हुई। खुर्शीद शाह को हम ये कहते सुन रहे, वो कह रहे हैं निगरान हुकूमत नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। देखिए, किसी को कुछ तो कहना होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ना उधर हुकूमत है किसी की, ब्यूरोक्रेसी किसी के नहीं होती भाईजान, और किसी के नहीं होती। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि फवाद ये वो लोग हैं जो अड़े रहे इस बात पर कि वो इकबाली सुल्तानी गवाह नहीं बनेंगे, और ये अच्छा कैरेक्टर है, ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है जो उन्होंने शो किया। और ब्यूरोक्रेसी का काम यही है कि वो किसी का अहलकार ना बने, ना अपने हाकिम की और ना हाकिम के बाद का तख्ता लौटने के बाद किसी और की। लेकिन बेग साहब, आप क्या समझते हैं इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रहे हैं बिलावल, सिंध में पहले भी ये लोग जीत जाते हैं, शायद अब भी जीत जाएं, तो फिर मसला कहां पर है? देखिए, मसला जो है वो असल में इस्टेब्लिशमेंट से है। मैं सीधी बात आपसे करना चाह रहा हूँ, नून से नहीं है, मुस्लिम लीग नून से नहीं है, क्योंकि जो तबादले हुए हैं सिंध के अंदर वो तबादले हैं जिसमें अफसरों को सिंध के साइडलाइन कर दिया गया है, उनको कोई पोस्टिंग दी नहीं गई है। अब जो वज़ीर दाखिला साहब हैं सिंध के, वो जो कुछ कर रहे हैं, वो एक नया आईजी लिया है, कच्चे का पूरा ऑपरेशन मुतासिर हो गया, पूरा 2 हफ्ते मुतासिर रहा। फिर जब उनसे कहा स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल टेलीफोन जेब में रखें आप। किसने कहा आप जेब हाथ में लेके चलें? तो ये तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है हमारे यहाँ सिंध के अंदर। फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी ये एटीट्यूड था, चुनाचे उनसे फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस ले गए एक साहब से। तो वो है, वो कहना ये है कि पंजाब में आप तबादले नहीं कर रहे। मेरे ख्याल बहुत छोटी बात है ये,
ये इतना बड़ा इशू नहीं है। और ना ये इशू, देखिए मैं अल्टीमेट आपको बताऊं एक बात कि 2/3 अक्सरियत कोई हासिल नहीं करेगा। ठीक है। नंबर 2, आप जितने इख्तलाफात कर लें इंतखाबात में, जितना एक दूसरे को बुरा भला कर लें, फार्मूला 1 वही रहेगा कि आपको इस्लामाबाद में मखलूत हुकूमत कायम करना पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो आपको देना दे। देखिए राजा रियाज कहाँ गया? जी, राजा रियाज साहब कहाँ गए, ये सवाल है ना। उस तरह के और लोग कहाँ जाएंगे? आजाद उम्मीदवारों को मोहसिन राजा कह रहे थे कि वो अगर जीत गए तो हमारे पास आ जाएंगे। ये किसकी ज़बान है? ये ज़बान पहले इमरान खान की हुआ करती थी। लेकिन अभी जो बयानात हम देख रहे हैं, जो इल्जामात हम देख रहे हैं, खुर्शीद शाह ने कहा कि हमें डर है कि 80s या 90s की जो सियासत है, जो राइवलरी थी पीपल्स पार्टी की नून लीग की, वो दोबारा से शुरू ना हो जाए, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं धांधली के इल्जामात लगने शुरू हो जाते हैं। अब की बार आपको लग रहा है कि फिर से ऐसा होगा, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे इस काम की बहुत ज्यादा माहिर है, तो शफाफ इंतखाबात यकीनी कैसे होंगे? देखिए शफाफ इंतखाबात अगर एक बार आप करा दें तो मैं आपको 100 रुपए नगद इनाम दूंगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि शफाफ इंतखाबात इस मुल्क में नहीं होंगे। ये इंतखाबात 50 साल बाद होंगे, जब आप एक प्रोसेस से गुजरेंगे, जब आप एक सिस्टम से गुजरेंगे। अब देंगे इलेक्शन कमीशन जिस पर बहुत साफ सुथरा होने का धब्बा लगा हुआ था, अब उस पे इल्जाम लगने शुरू हो गए। अब उस पर बात शुरू हो गई है। 10 का जब था तो बहुत अच्छा था, अब कुछ और हो रहा है तो बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना होगा, अपनी सूरत हाल को देखना होगा। एमकेएम इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगा रही है, और एएनपी का इल्जाम भी आ गया कल, तो एएनपी का इल्जाम भी आ गया। तो इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने एक बयान भी जारी किया था पिछले दिनों कि वफाकी हुकूमत वजीर आजम साहब ऐसे लोग पार्टी में ना लें जिन पर किसी पार्टी का काबीना में ना लें, जिन पर किसी पार्टी का होने का इल्जाम है। अब ये उनको तक बात पहुंची हुई है, उन तक इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है, लेकिन देर हो गई है लेने नोटिस। मुझे नहीं लगता कोई, देखिए इख्तलाफात तो होंगे, इंतखाबात में जोर होगा, आग होगी, बयानात होंगे, तकरीरें होंगे, पेट फाड़ने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, गारंटी। मामला उस हद तक नहीं जाएंगे। अच्छा, जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस ने, जिस तरह साबिक तक जाएंगे। जी। और देखिए नवाज शरीफ साहब बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आसिफ ज़रदारी साहब के बारे में कहते हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं। दोनों ने ही ये तय किया था कि अदम एतमाद की तहरीक आए। हम जैसे लोग बड़े खिलाफ थे, हमने कहा था पूरे 5 साल देने हैं आप, उसके बाद देखें क्या होता है। उसके बाद बंदा खुद ही भाग जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद भी इंतखाबात हो सकते थे, तब भी इंतखाबात नहीं कराए गए 3 महीने के बाद। तो अब वो जो सूरत हाल है भुगतना पड़ेगी ना, जो महंगाई की सूरत हाल है तो भुगतना पड़ेगी। प्राइम नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, देखिए क्या होता है, अल्लाह खैर करे। ठीक है, तो मियां साहब की जो वापसी आपको लग रहा है इस बार कंफर्म है और आसान होगी? जिस तरह से साबिक चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन पर नायब तरामीम का फैसला दिया, कहा यह जा रहा है कि मकसद उसका सियासी था, तो नवाज शरीफ उससे मुतासिर होते आपको नजर आ रहे हैं? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो फुल बेंच एक दरख्वास्त सुन रही है, जिसको डेफर किया गया है 3 अक्टूबर तक के लिए, अगर ये इससे खत्म हो जाता है, अगर इससे खत्म हो जाता है तो वो फैसला उड़ जाएगा जो बंदियाल साहब दे गए, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो बेंच गैर कानूनी थी। जिस बेंच ने फैसला दिया था वो गैर कानूनी थी। अगर नहीं उड़ाया उन्होंने और डिसीजन दिया कि ये पार्लियामेंट का, देखें इस बेंच के अंदर इस वक्त जो जजेस हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। तो आपने लाइव देखी ब्रॉडकास्टिंग, मैंने एक जमाने में देखा था बड़े बड़े जज, बहुत ताकतवर जज, बहुत ताकतवर वकील, उनकी जो डिबेट होती थी वो सीखने वाली होती थी। परसों जो हमने डिबेट देखी उसमें उन वकीलों को आपने एक्सपोज कर दिया जो करोड़ों रुपए लेकर, फीस लेकर फैसले ले आते हैं।
और बड़ी तनकीद हो रही थी बेग साहब उस बात पर भी कि वकला को दलाइल नहीं देने दिए जा रहे, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं थे, देखिए उनके पास दलाइल यूं नहीं थे कि जब उनसे पूछ रहे थे कि आप वो आइन की क्लॉज बताइए जिसके तहत ये कानून गैर आईनी है, उनके पास नहीं था वो फंडामेंटल राइट बताइए जो इस कानून से मुतासिर हो रहा है, उनके पास नहीं था वो। मेरा ख्याल है, मेरा परसेप्शन है, मेरा अंदाजा है। तो चीफ जस्टिस ने तो ये कहा ना कि आपका अंदाजा नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि फला फैसला आया था, तो ये कहा गया कि उस फैसले के ताबे नहीं है। बिल्कुल हम ताबे नहीं है। तो फुल कोर्ट आपको लगा इस मामले पर काफी डिवाइडेड दिखाई दे रहा है? नहीं, काफी डिवाइडेड नहीं है। दो साहब, और वो सवाल भी बहुत उनके अजीब थे। मुझे हैरत होती है कि फुल बेंच का फैसला कहाँ चैलेंज होगा। ये सवाल एक तालिब इल्म के लिए, मुझे तालिब इल्म के लिए बड़ा अजीब व गरीब था कि फुल बेंच का फैसला कहाँ चैलेंज करेंगे आप, क्योंकि फुल बेंच पूरी कोर्ट है, पूरी कोर्ट ने फैसला दे दिया है, गुंजाइश ही नहीं है आगे। तो बेग साहब अभी ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से इतनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं तमाम सियासी जमातों की जानिब से, स्पेसिफिकली अगर मैं नाम लूं मुस्लिम नून का, उनको तो ऐसा लग रहा है कि अब इंसाफ हो जाएगा। और हर जमात को ये लगता है कि जब इंसाफ उनके साथ उनकी मर्जी का होगा तो वही सही इंसाफ है। तो आपको लगता है कुछ मायूसी का सामना करना पड़ सकता है इन जमातों को भी, स्पेसिफिकली नून लीग को? देखिए, मैं 2-3 जजेस की गुफ्तगू सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी को किसी से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है, मायूसी हो जाएगा। अगर मायूसी हो गई तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। हम सब पूरा पाकिस्तान के पूरा सिविल सोसाइटी, मीडिया, दानिश्वर, लिखारी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, सब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराने के लिए लग गए थे, याद होगा आपको जी। और जनाब ऐसा हुआ था, लगता था पाकिस्तान में कोई मामला ही नहीं है। ये अलग बात, वो साजिश क्या थी वो छोड़ें, खैर आप उनमें में एक जनरल कियानी इन्वॉल्व था उसके अंदर। तो बाद में मालूम हुआ कि हमारे साथ धोखा हो गया। वो जो हम आजाद अदलिया की बात कर रहे थे वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ा जुल्म आजाद अदलिया पर वही हुआ जब जस्टिस इफ्तिखार को बहाल किया गया और उन्होंने अपनी अदालती मार्शल लगाया हुकूमत के ऊपर। अब भी सूरत हाल ये है। मैं जस्टिस फैज का मैंने इंटरव्यू का फैसला पढ़ा है, बलूचिस्तान पे रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, जस्टिस फाइज ईसा का फैजाबाद का फैसला पढ़ा है मैंने। मुझे नहीं लगता कि वो किसी की लाइन टो करेंगे। और वो ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कह भी चुके हैं कि कल को मेरे से गिला ना किया जाए कि मुझे यहाँ बुलाया था और मैं अब इन लोगों के खिलाफ फैसले दे रहा हूँ। अब क्योंकि देखिए बात ये है कि वो पार्लियामेंट के हामी हैं, वो आइन के हामी हैं और कानून के हामी हैं। लेकिन जब आप आइन और कानून के खिलाफ बात करेंगे तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, वो आपके खिलाफ फैसला देंगे वो। और ऐसे कई जज हैं, अच्छी बात ये, ऐसे कई जज हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ जो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं कि पार्लियामेंट अजीम तर है, पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून आप कलअदम नहीं कर सकते। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बेग साहब, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यादातर वक्त है वो गुजरता है सियासी मामलात को हैंडल करने में, डील करने में। इस बार आपको लग रहा है कि कुछ तब्दीली हम देखेंगे? 56 से 57,000 केसेस हैं, उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे? मतलब ये छोटी बेंचें बना रहे हैं फैज ईसा साहब, क्या उसका मकसद यही है। और कल जो कुछ समातें हुई हैं वो छोटे छोटे केसेस की छोटे से मुराद मेरा ये नहीं है क्योंकि केस नहीं है, क्योंकि हम बड़ा केस कहते हैं सियासी केस को जी। छोटे केस कत्ल के हैं, प्रॉपर्टी के हैं, जायदाद के हैं, बरसों से पेंडिंग में पड़े हुए, 30-40 साल से पेंडिंग में पड़े हुए। हमारी एक सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ऐसा फैसला दिया था जो आज़ादी से पहले का केस था, अंदाजा लगाए ना, अभी 2 साल पहले की बात है। ऐसा फैसला आया जो प्री पार्टीशन डेज की प्रॉपर्टी का केस था पंजाब के अंदर, और उसका उन्होंने फैसला दिया कि इस तरह डिवाइड होगी। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने केस किया था, कौन लोग थे जिन्हें फायदा पहुंचेगा? कुछ मुकदमात तो ऐसे थे जब बंदे को रिहा किया बल्दिया टाउन केस में तो मालूम मर चुका है, वो जेल में मर गया वो। तो इतनी ताखीर होती है, जब हमारे यहाँ अपीलों में ताखीर होती है, अपील इस तरह लंबी, आप लंबी डेट देते हैं। और सियासी केस की जो डेट होती है, माफ कीजिएगा मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, सियासी केस की डेट सुबह से शाम की होती है।
आप इंतजार करते हो मुलजिम का बैठकर कि कब आएंगे, 5 बजे आएंगे, 5:30 बजे आएंगे, ये होता है। आप अल्लाह दित्ता का इंतजार नहीं करते। ऐसे ही है। ठीक है बेग साहब, एक और बड़ा अहम मामला है जहां हम देख रहे हैं कि कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान इस वक्त तनाव की सूरत हाल है, और वजह यह है कि कनाडा में हरदीप सिंह निजार का जो कत्ल हुआ, भारत पर इल्जाम लगा है, और अगर इल्जाम लगाया गया है कैनेडियन वजीर आजम की जानिब से, तो ऑब्वियसली उनके पास इस हवाले से प्रूफ मौजूद होंगे। G20 इजलास में भी उन्होंने इस पर नरेंद्र मोदी से बात की। इससे पहले एक सिख पाकिस्तान में और फिर एक बरतानिया में गैर मामूली मौत का शिकार हुए। इसके अलावा पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि कुछ रहनुमाओं की टारगेट किलिंग की गई। तो कहां पर आप ये कड़ियां जुड़ती देख रहे हैं? ये तमाम जो कारस्तानी है ये मोदी हुकूमत की ही है? देखिए साहब, कनाडा तक बात पहुंच गई, ये पहला मौका है कि किसी मुल्क ने ऐलान किया है ये। और ये मैं ये नहीं कह सकता कि उनके पास सबूत मौजूद हो सकते हैं। उनके पास सबूत हैं, उनके पास सबूत हैं, और ये सबूत अमेरिका और कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर हासिल किए हैं। ये बता रहा हूँ आपको खुल के, ठीक है, कि अमेरिका और कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हासिल किए हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने पूरी इंक्वायरी की है। उस इंक्वायरी के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के पास जो रिपोर्ट आई है, वो उस पर उन्होंने पहले अपना खुद बात की मोदी साहब से, हाथ मिलाए बगैर। बहुत खूबसूरत शॉट, वो शॉट्स अगर आप देखें आप, कि उन्होंने मोदी साहब से सिर्फ बस हाथ मिला लिया और आगे बढ़ गया वो G20 में। फिर उन्होंने उनसे बात भी की। उन्होंने उनसे कहा जी आपके यहाँ खालिस्तान चल रहा है, उनका सब बकवास है, ये वो आज़ादी इजहार है, अगर वो तशद्दुद नहीं करते तो उनको पूरा हक पहुंचता है। फिर उन्हें अपना अफसर भेजा जो 1-1.5 हफ्ते रहा हिंदुस्तान में, बात करता रहा के लोगों से वो, लेकिन उसको टिका के उन्हें भगा दिया। तो कोई रास्ता नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऐलान किया, फिर फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान किया, फिर अमेरिका। देखें, हिंदुस्तान एक्सपोज हो चुका है पहली बार जी, ऑफिशियल जी। देखिए, मैं 2 बातें बता दूं आपको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी, अमेरिकी ह्यूमन राइट्स कमीशन, एशिया वॉच, कश्मीर वॉच, माइनॉरिटीज की जो हालात के बारे में कमीशन है, वो ये सब पहले रिपोर्ट दे चुके हैं। और बेग साहब, बिल्कुल यही हम देखते हैं कि यही तमाम कार्रवाइयां पहले पाकिस्तान में की जाती रही किसी ना किसी सोर्सेज के थ्रू, और नहीं तब कोई भी जो बैनुल अक़वामी बरादरी है वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तब ये वहां पर हुआ है तो अब उन्हें समझ आया है। हमने कहा था कि आग आप तक पहुंचेगी। हाँ बिल्कुल। इसराइली स्टाइल जो है ना असैसिनेशन का, वो हुआ है कनाडा में, और कनाडा ने उस बड़ी बहादुरी के साथ, पहले भी उनके इख्तलाफात थे, बड़ी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। और मुझे लगता ही यूँ है कि ये बर्फ पिघली है कि हिंदुस्तान को ऑफिशियली इस बात का सामना करना पड़ेगा कि वो टेररिस्ट स्टेट है, वो दहशतगर्द स्टेट है। बात कश्मीर से आगे चली गई है, बात कनाडा पहुंच गई है, और कनाडा से मुझे पता है कि अमेरिका में भी कुछ हुआ होगा, यकीनन कोई ना कोई मारा गया होगा जिसका इल्जाम किसी और पर लगा होगा। अब इंग्लैंड में तो होता ही रहता है, इंग्लैंड में कोई मसला ही नहीं है। और अब असल मसला क्या है कि जो स्कैंडिनेविया है वहाँ बहुत सिख है, उनको वहाँ मसला है, कश्मीरी हैं, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा, उनको वहाँ मसला होगा। तो ये एक बहुत बड़ी वेव है, और कनाडा ने बात शुरू की है तो बात खत्म होगी और बात नतीजे तक जाएगी, मेरा ख्याल ये है। मैं एक तवक्को है मेरी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, निगरान प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा बोलते हैं, मोटिवेटर हैं, मोटिवेशन स्पीक करते हैं। उनको जाहिर है कश्मीर का जिक्र तो उन्हें करना पड़ेगा अपनी तकरीर जनरल असेंबली में, ठीक है, वो इसका जिक्र भी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नासिर बेग चुगताई हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक। परेशान कुन मुआशी सूरत हाल है जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई है और बेरोज़गार अफराद की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, जिससे अवाम की अक्सरियत इस वक्त मुस्तकबिल में बेहतरी के इम्कानात के हवाले से मायूस दिखाई दे रही है।
एक इदारे की रिपोर्ट कहती है कि 95% पाकिस्तानी मुल्की हालात के बायस बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला हैं। अब बिजली और तेल की कीमतों में इजाफे पर भी उनकी तशवीश बढ़ गई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस साल पाकिस्तान में बेरोजगार अफराद की जो तादाद है वो 56 लाख तक पहुंचने का इम्कान भी जाहिर किया है। और उधर IMF ने भी पाकिस्तान में 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की माहाना स्मगलिंग पर इजहार तशवीश करते हुए वजारत ख़जाना और FBR से रिपोर्ट मांग ली है। जबकि दूसरी जानिब डॉलर्स की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसके खिलाफ क्रैकडाउन का अगला मरहला शुरू किया जा रहा है। ज़ख़ीरा किए गए डॉलर्स की बरामदगी के लिए FIA और हसास इदारे अब घरों पर भी छापे मारेंगे। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे के मुसलसल मसले ने एक तशवीशनाक मोड़ इख्तियार कर लिया है। ताज़ा तरीन फैक्ट्स एंड फिगर्स से पता चलता है कि जून 2023 तक ये 2.31 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। और अब काले धन की रोकथाम के लिए मुल्क में डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाने का फैसला भी किया गया है। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके। IMF मुआहदे की हम बात करें, उसके नतीजे में हम देख रहे हैं जितनी महंगाई कर दी गई है, अवाम का तो भरकस निकाल दिया गया है। 95% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला हैं और उन्हें यह लगता है कि अब मुल्क की जो खराब मुआशी हालत है वो बेहतर नहीं हो सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक हकीकत पसंदाना तस्वीर खींची है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ताकतवर तबकों को मराद देते हैं, आवाम को कुचलते हैं और सारी जिम्मेदारी IMF पर डाल देते हैं। तो पहली चीज़ तो हम ये बिल्कुल वाज़े कर लें कि पिछली हुकूमत ने जो इक़दामात किए वो भी IMF की आड़ में किए, हालांकि वो IMF की शराइत नहीं थी, बल्कि इन्होंने खुद कहा था कि जी हम ये करेंगे, उन्होंने मंजूर कर लिया। IMF ने बिल्कुल वाज़े कहा था कि मालदार लोगों से टैक्स लें, आवाम को जो है वो फ़ायदा पहुँचाए। पिछली हुकूमत ने नहीं किया और सिर्फ ये नारा लगाते रहे कि हमने डिफ़ॉल्ट में बचाया। हालांकि जब ये नया माली साल शुरू हुआ था 1 जुलाई को, तो अच्छी खबरें थी, इसलिए कि हमें 3 अरब डॉलर का हमारा कर्जा मंजूर हुआ था और 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिली। दोस्त मुल्कों ने 3 अरब डॉलर दिए। लेकिन पिछले 42 दिनों में पहले PDM की हुकूमत ने अवाम को कुचला, अब ये जो निगरान हुकूमत आई है ये भी ताकतवर तबकों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और अपने इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रही आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और ये जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये जो क्रैक डाउन हो रहा है इससे कोई मुस्तकिल फ़ायदा होगा। माजी का तजर्बात यही बताते हैं कि आपको अगर क्रैक डाउन करना है तो ये ज़रूर करें, लेकिन अगर नाजायज़ असासे जो हैं उनके ऊपर आप क्रैक डाउन नहीं करते तो ये फ़ायदा जो है ना ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन ये जितना शुक्र हो रहा है, मैं आपको एक जुमला पहले बता दूं कि 12 जुलाई को तो रेट था 275 रुपए का $1। अब इतना क्रैक डाउन करने के बाद स्मगलर्स को पकड़ा, सब कुछ रोजाना ये किया। आज भी ये दोस्त इसलिए है कि महंगाई की जो सूरत हाल जिसका आपने तस्करा किया, स्टेट बैंक ने ये कहा था कि 20 से 22% रहेगी। अब ये अंदाजा है कि सितंबर में तो ये 30% हो जाएगी और इस साल कम से कम जो है ना 25-26% रहेगी। तो 10 करोड़ वो लोग मेरे मुल्क के जो बेइंतहा गरीब हैं, जो अपने लोगों को, अपनी फैमिली को खाना नहीं खिला सकते, 25 मिलियन बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे उनको स्कूल से वापस उठा रहे हैं कि जी हम मुफ्त तालीम होगी ज़रूर, लेकिन हमें तो तुमसे चाइल्ड लेबर कराना है, इलाज मुआवजा नहीं करते हैं। तो अगर ये तमाम परेशानियां हैं और निगरान हुकूमत आज भी ताकतवर तबकों को मफादात का डॉक्टर साहब जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत से एक्सपेक्टेशंस तो थी कि जो ताकतवर तबके हैं उनका ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, उन्हें महफूज नहीं करेंगे और जो भी कोई इन तमाम कामों में मुलविस होगा उसे सामने लाया जाएगा, उससे हिसाब लिया जाएगा। 3 अरब डॉलर की आप बात कर रहे हैं कि 3 अरब डॉलर हमें मिले, कब तक हम इन्हीं एड्स पर चलते रहेंगे? और साथ ही साथ शबर ज़ैदी तो ये भी हमें कहते दिखाई दिए कि हमारी जो इकॉनमी की हालत हो चुकी है इसमें 100 अरब डॉलर भी डाल दें तो इसका कुछ नहीं बनेगा। नहीं, नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। 100 अरब डॉलर डालने से तो बहुत कुछ बनेगा, लेकिन जो चीज़ है वो आ कहाँ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बैरूनी सरमायाकारी से हमारी हालत ठीक हो जाएगी। आजकल जो खेल पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। अब ये देखिए कि अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं वो गवादर गए, हालांकि आपको पता है कि चीन वहां पर वो सारा कुछ कर रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान को एक सिग्नल दिया। हमें ये भी पता है कि अमेरिकन एम्बेसडर ने IG पुलिस तक से मुलाकातें कर ली हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में उनकी हिकमत अमली ये बदली है। एक तरफ IMF के गिर्द घेरें, एक तरफ FATF के गिर्द घेरें, एक तरफ हुकूमत आवाम को कुचले और दूसरी तरफ वो बैरूनी सरमायाकारी की आड़ में हमारे जो असासे हैं
उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर पहले तो हुकूमत पर कब्जा किया था, अब वो हमारे असासों पर कब्जा कर लेंगे और हमारे असासों पर कब्जा करके ये एक होगा कि हमें फिर मजबूर करेंगे कि आप जो है या तो डिफॉल्ट करें या हमारी ये शराइत माने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब आप नहीं समझते हैं कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अमेरिकी सफीर गवादर गए हैं, जिस तरह से अब इंटरवीन वो कर रहे हैं, हर सरकारी अफसर से मिल रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वो मुलाकात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक खेल खेला जा रहा है, तो वो खेल कैसे खेला जा सकता है जब अंदरूनी कुछ अनासर उनके साथ नहीं होंगे? अगर अमेरिकी सफीर वहां गए हैं तो किसी की इजाजत से गए होंगे? नहीं, तो आपने तो खुल के सारा कुछ तो कह दिया जी। ये बात ये थी, दुनिया भर में आप देख लें वजारत खारजा से अप्रूवल लेनी पड़ती है, यहाँ तो वजारत खारजा को पूछ ही नहीं रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है जिसमें हुक्मरान और पॉलिसी मेकर शामिल है, उनको खरीदा हुआ है उन्होंने, सब खामोश बैठे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने खुद ही कहा बच्ची आपका क्या ताल्लुक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपका क्या ताल्लुक है आईटी पुलिस से मिलने का, गवादर जाने का। इसलिए तो अब ये तो ठीक है हम कमजोर हैं, लेकिन मैं जिस परेशानी की तरफ आपको तवज्जो दिला रहा हूँ, देखिए आप बैंकिंग सेक्टर को आप देख लीजिए, 80% हमारी बैंकिंग के जो मालकान हैं वो गैर मुल्की हैं। आप ये देखिए अभी जो 6 महीने गुजरे हैं उसमें 3000 अरब रुपया कर्जा दिया हमने हुकूमत को, यानी इन्वेस्टमेंट किया जो इनका काम नहीं है तिजारती बैंकों का, और 341 अरब दिया किसको, सनत तिजारत के लिए। तो आपने 3000 अरब जो दे दिया, तो अब ये होगा कि कल को मुझे जो खौफ है वो ये है कि ये जो हुकूमती कर्जे हैं उनको ये कहेंगे कि जी आपके बैरूनी कर्जों की जो रिशेड्यूलिंग करनी है इनकी भी रिशेड्यूलिंग कर दें। तो जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में पैसा लगाया, कौमी बचत में लगाया, ये तो पूरा बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस में आ जाएगा। तिजारती बैंक 3000 अरब रुपया कैसे दे सकते हैं 6 महीने में? ज्यादा है हुकूमत को, उनका काम तो है सनत तिजारत ज़राअत के लिए, तो मईशत तरक्की करेगी तो रोजगार मिलेगा। अब ये जो कुछ खेल हो रहा है इसमें खौफ आता है। एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान के असासे जो है डॉक्टर साहब इस खेल का जो खुमियाजा है वो तो अवाम भुगत रहे हैं। 2-4 बातें जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप वो क्लियर कर दें। पहले ये कहा जाता था कि डॉलर बढ़ता है तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, अब डॉलर को थोड़ा सा कंट्रोल किया, 25 से 30 रुपए नीचे लेकर आए, फिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई और वजह यह दी गई कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। तो जब तेल की कीमतें कम होती हैं तब तो अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, और जब बढ़ती हैं तो फौरन से बढ़ा दी जाती हैं। डॉलर भी कम हुआ है। जी, मैं आपको उसी तरफ तवज्जो दिला रहा था कि आवाम के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी की जा रही है। अब आप ये देखें कि निजकारी के लिए अलग वजीर बना दिया, आपको शर्म की बात है ना। आए केयर टेकर्स हैं, उनका क्या ताल्लुक है, एक आदमी को बिठा दिया सिर्फ मिनिस्टर निजकारी करे। आप PIO को बेचना चाहते हैं तो एक तो ये तमाशा पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। अब आपका सवाल है, मैंने आपसे ये कहा है, दोबारा कह देता हूँ कि अगर ये हुकूमत चाहे निगरान अपने इख्तियारात जो इनके पास हैं वो इस्तेमाल करे, कानून से इनहराफ ना करे ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए, तो बिजली के नर्ख कम हो सकते हैं, पेट्रोल के नर्ख कम हो सकते हैं और रुपए की कदर बेहतर हो सकती है। अभी मैंने क्लैरिफाई किया कि कहाँ रुपए की कदर बेहतर हुई है। 12 जुलाई को 276 का था, आज 295 का है, और आपने डीलर्स का मार्जिन भी बढ़ा दिया है, तो रुपए की कदर तो एक्चुअली जो है ना वो नहीं, अभी भी 18 रुपए कम है 12 जुलाई से। पहली चीज तो मुझे खौफ है वो ये है कि बिजली के नर्ख बढ़ने वाले हैं, मजीद गैस के नर्ख बढ़ने वाले हैं और पेट्रोल के नर्ख बढ़ने वाले हैं। और बजट खसारा में एक तमाशा ये हुआ है कि वो जो हुकूमत ने बजट पेश किया था जून में, पेट्रोल की प्राइसेस फिर बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल बढ़ेंगी। तो जो रूस से सस्ता तेल आया था वो क्या सरकारी अफसरान के लिए था? देखिए, आपको याद होगा, अपना प्रोग्राम में निकाल लीजिए, मैंने कहा था कि जो रूस से जो तेल आ रहा है उसका फायदा आवाम को नहीं पहुंचेगा, उसमें कुछ डिस्काउंट पर जरूर मिला है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है आपकी, वो बराबर हो जाएगा। दूसरे ये कि आप ये चीज देखें ना कि हमें जो करना है वो तो सियासी खेल किया था पिछली हुकूमत ने कि फायदा होगा। ये अच्छी बात है कि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आप, लेकिन उससे ये कहना कि रेट सस्ते हो जाएंगे वो धोखा था। असल बात जो है वो ये है कि ये हुकूमत अगर चाहे तो 4100 अरब रुपया वसूल कर सकती है टैक्स चोरों से और जिनके नाजायज असासे हैं। ये मेरी अपनी फिगर नहीं है। लेकिन एक जो ये तरीका का डॉक्टर साहब शुरू कर लिया गया है कि इनडायरेक्टली जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं तमाम आवाम से बिजली के बिलों में, ये पैटर्न कितना गलत है? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैंने तो आपसे अर्ज किया कि बिजली के पेट्रोल के नर्ख इन्होंने 2 दफे गिराए हैं, बिजली के नर्ख बढ़ाए हैं। ये गलत है इसलिए कि आपने भत्ता ले रहे हैं तो पेट्रोलियम ने भी भत्ता है। दूसरे कि आप दानिस्ता रुपए की कदर गिरा रहे हैं, तो जब रुपए की कदर गिराएं तो हर चीज महंगी होती है।
फिर बिजली के नर्ख आप देखें तो लाइन लॉसेस हैं आपके, उसके बाद जो है ना बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे थे, वो सब आप आवाम से ले रहे हैं। तो और दूसरे के बिजली के नर्ख में बढ़ जाते हैं। तो ये तो खेल जो है, बिल अदा भी नहीं हो रहा है, मुफ्त बिजली भी दे रहे हैं। इस हुकूमत ने ये तक तो फैसला नहीं कर सके कि लोगों को मुफ्त देखना बंद कर दें, वो भी पीछे हट गए। IMF से जो बात करनी थी उन्होंने भी झंडी दिखा दी। बात ये है कि वो ये है असल, मुझे जो खौफ है, जो बात आप कर रहे हैं वो सही है। मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ कि हुकूमत अपने अवाम के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी कर रही है। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान में रोजाना आप निकाल लीजिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें करा रही हैं, बलूचिस्तान में और KP में। एक तरफ दहशतगर्दी की वारदातें, एक तरफ हुकूमत इक़्तिसादी दहशतगर्दी, दूसरी तरफ बैरूनी ताकतें जो है हमारे मामलात में मुदाखलत कर रही, खुल के कर रही। गवादर कभी ये पाकिस्तान और ये मुदाखलत करने दी जा रही है। बहरहाल अगर हम IMF का ये प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करते हैं तो डॉक्टर साहब हमें अगले प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा। तो इस हवाले से तो फिर लग ही रहा है कि जो हमारी मईशत की लाइन है उसको सीधा होने में अभी बहुत साल लग जाएंगे। ये 2000 अगर ये पॉलिसियां रही, जो नजर आ रहा है, तो 2075 तक आप OECD ममालिक के बराबर फीकस आमदनी में नहीं पहुंचेंगे। ये बेकार की बातें हैं सारी। हमने बहुत देखा 1980 से आज तक, आपने देख लीजिए, आप श्रीलंका से भी पीछे हैं ग्रोथ रेट में, भारत से भी पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे। हमने असल में जो कुछ कर लिया है इस वक्त खेल तमाशा जो हो रहा है। मैं एक लफ्ज में अगर आपसे कहूं कि पहले हम जब पढ़ा करते थे तो हम कहते थे दूध में पानी मिला दिया। अब पानी में थोड़ा सा दूध डाल लें। जाली रेमिटेंसेस, कर्जे, निजकारी, बजट खसारा, तालीम का बजट कम, सेहत का बजट कम, तरक्याती बजट कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। तो हो क्या रहा है? मेरा मकसद ये, आप अवाम को जब तक ये एजुकेट आप कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बार बार करने की जरूरत है। अवाम एजुकेट होंगे तो वो गिरबान से पकड़ेंगे कि भाई ये जो आप तमाशा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो तो आपके अपने मुफाद में है या गैर मुल्की के मुफाद में, पाकिस्तान के मफाद में तो नहीं है। बिल्कुल, अपने मफादात का इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा जो है साथ रहिए। वेलकम बैक। एशिया कप 2023 में भारत और श्रीलंका के हाथों बदतरीन शिकस्त और टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होने की इत्तलात मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। सोशल मीडिया पर भी इस पर काफ़ी बहस हो रही थी कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो ख़राब हुआ है, वहाँ पर इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है। और इन अफवाहों के बाद अब शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से सोशल मीडिया पर कप्तान बाबर आजम के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट कर दी गई है। और अब शाहीन अफरीदी ने कप्तान बाबर आजम के साथ एक तस्वीर पोस्ट करके इन दोनों के दरमियान जो किसी किस्म के अख्तलाफात थे, जितनी भी कयास आराइयाँ थीं, उनको ख़त्म कर दिया है। ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है शाहीन की जानिब से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबर आजम के साथ पोस्ट की गई तस्वीर में लेफ्ट आर्म पेसर ने हार्ट इमोजी के साथ जो कैप्शन लिखी है उसमें फैमिली लिखा है, यानी कि वो और बाबर एक फैमिली की तरह है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीम में कामयाबी भी तभी मिलती है जब टीम एक पूरा यूनिट बनकर खेलती है, इंडिविजुअली नहीं खेलती, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती। और बोर्ड की जानिब से जिसको कैप्टन बनाया गया है सब उसको तस्लीम भी करते हैं और उसके अंडर खेलना वो पसंद भी करते हैं। तो इस तस्वीर में एक और ऐसी चीज़ है जो कि हमें नज़र आ रही है, और वो है बाबर और शाहीन के दरमियान शतरंज सजी हुई है। और शतरंज का जो खेल है वो शय और मात का खेल है, जिसमें एक बादशाह ने दूसरे को शिकस्त देनी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं दोनों की अपने अपने डिपार्टमेंट में। बाबर नंबर 1 बैट्समैन है, इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के प्राइम पेसर हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और हरीफों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो और उसके साथ साथ हमने देखा कि इसका जो एक जिस तरह से शाहीन ने इस हवाले से पोस्ट की है, तो अमली जो मंजरनामा फिर हमने इसका देखा वो शाहीन शाह अफरीदी की शादी की तकरीब में देखा, जो कि मुनक्किद हुई है, जिसकी कुछ तस्वीर भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। बाबर आजम शादी की तकरीब को अटेंड करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। शाहीन शाह अफरीदी से वो गले मिलते दिखाई दे रहे हैं। शाहिद अफरीदी से आप देख रहे हैं कि इस फुटेज में वो गले मिल रहे हैं, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो तमाम अफवाहें थी कि एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को जिस तरह से शिकस्त हुई है, ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हुआ है, उन तमाम खबरों की अब तरदीद हो चुकी है। और ये जो तकरीब थी साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा अफरीदी की, शाहीन शाह अफरीदी के साथ उनकी शादी हुई है। फरवरी में इन दोनों का
का निकाह हुआ था और अब ये तकरीब मंगल को कराची में मुनक्किद हुई, जिसके मनाजिर आप न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। शाहिद आफरीदी की जानिब से भी काफ़ी हम देख रहे थे कि बयान सामने आ रहे थे। लोगों का ये कहना था कि शाहिद आफरीदी हैं जो कि शाहीन को ड्राइव कर रहे हैं, उन्हें इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, और शाहिद आफरीदी शायद कहीं ये चाहते हैं कि शाहीन पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बन जाएं। तो शाहिद आफरीदी भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि मैं शाहीन को ये समझाता रहा हूं और सबसे बड़ा नाकिद मैं ही हूं कि अगर शाहीन कैप्टनसी की तरफ जाते हैं, उन्हें बिल्कुल कैप्टन नहीं बनना चाहिए, अपनी बॉलिंग पर फोकस रखना चाहिए उन्हें। तो शाहिद आफरीदी ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है। बहुत सी कयास आराइयाँ थी जो कि सोशल मीडिया पर हमने देखी, जिसके बाद शाहीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाबर के साथ जब तस्वीर पोस्ट की तो उसमें फैमिली लिखा, हार्ट मोजी वहाँ पर था, और साथ ही साथ उसके बाद जब शाहीन की शादी की तकरीब थी मंगल को, तो हमें बाबर वहाँ पर दिखाई दिए, बड़े खुश थे, शाहिद आफरीदी से गले मिलते दिखाई दे रहे हैं। दीगर क्रिकेटर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। शाहीन आफरीदी को भी आप देख सकते हैं कि वो हमें काफ़ी तैयार दिखाई दे रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की साहबजादी अंशा आफरीदी की शादी की ये तकरीब थी, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पहुँचे हैं, मिसबाह उल हक हैं, सईद अनवर हैं। आपको दोबारा जो है साथ रहिए। वेलकम बैक। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 10 साल होने वाले हैं। बीजेपी के इंतहा पसंद रहनुमा, जिनकी वजह शोहरत, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम और मणिपुर में ईसाई बस्तियों को जलाने जैसे वाकयात हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में सिख अकलियत को भी बदतरीन सलूक का सामना रहा। अब सिख अकलियत के साथ ये सलूक भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने की वजह बन चुका है। हुआ कुछ यूँ है कि कुछ माह कबल सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया था। अब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। वो कहते हैं कि भारत खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कत्ल में मुलव्वस है। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि G20 इजलास में नरेंद्र मोदी से कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में इंडियन एजेंट्स के मुलव्वस होने पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास मुसद्दिका इतलात मौजूद हैं कि भारतीय एजेंट सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस हो सकते हैं। उनका यह कहना है कि कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। इस वजह से कनाडा ने आला तरीन भारतीय ओहदेदार पवन कुमार राय को भी मुल्क बदर कर दिया है, जिसके जवाब में भारत ने भी कैनेडियन सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। भारत पर यह इल्ज़ाम ऐसे ही लगाए जा रहे हैं और कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि बरतानिया, पाकिस्तान और कनाडा में 3 सिख रहनुमा गैर मामूली हालात में अपनी जान से गए हैं। इसी तरह पाकिस्तानी सरजमीन और कश्मीर में भी कुछ साबिक कश्मीरी रहनुमाओं को उनकी भी जान ली गई है, जो कि बेहद गैर मामूली वाक़यात है। पाकिस्तान की जानिब से बारहा इन वाक़यात पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की जाती रही आलमी बरादरी को कि ये जो आग है ये उनके घरों तक भी पहुँचेगी, लेकिन उस वक्त आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं हुई और आज उसका खुमियाजा कनाडा को भुगतना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। कनाडा से सहाफ़ी बदर मुनीर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से भारत पर हरदीप सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है, भारत के लिए यह कितना बड़ा सिफारती झटका है? क्योंकि पवन कुमार, जिनको वो अभी निकाल भी चुके हैं अपने मुल्क से, वो रॉ के सरबराह के तौर पर काम कर रहे थे कनाडा में। जी, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान ने तो कई बार इल्जामात लगाए, लेकिन वेस्ट की तरफ से, मगरब की तरफ से पहली बार एक बड़ा मुल्क जिसको हम सिविलाइज्ड कंट्रीज में शामिल करते हैं, तो मगरब की तरफ से ये आवाज इंडिया के खिलाफ आना और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्लियामेंट के फ्लोर पर इंडिया पर उंगली उठाना, ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में जाने से पहले अपोजिशन जो लीडर हैं, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के जो हेड हैं पियर पॉलीवर, और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हेड हैं यहाँ पे जगमीत सिंह जो इंडो कैनेडियन हैं, दोनों से मीटिंग्स की। और उससे पहले उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन और यूके के प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच के प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनको भी एतमाद में लेकर वो हाउस पर में पहुंचे और उन्होंने बहुत खुले अल्फाज में कहा कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, जो सरे ब्रिटिश कोलंबिया में जिनकी कत्ल हुआ, जिनका उसका लिंक जो है वो इंडिया से मिलता है, यानी कि भारत
के जो एजेंट हैं उन्होंने इसको मारा है। और ये ऐसी कोई इल्जाम भरा इल्जाम नहीं है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये हुआ है। बिल्कुल बदर साहब बहुत बड़ा इल्जाम है जो कैनेडियन वजीर आजम ने लगाया है। जाहिर बात है ऐसी तो नहीं उन्होंने इल्जाम लगाया होगा, उनके पास पक्के सबूत होंगे तभी उन्होंने ये बात की है। देखिए जो कनाडा है, यहाँ पर अगर किसी का मर्डर होता है तो यहाँ ह्यूमन राइट्स ऑफ जो चार्टर है उसका, जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन ट्रेडिशन है, विक्टिम का नाम उस वक्त तक रिलीज नहीं किया जाता जब तक उसकी फैमिली उसकी इजाजत ना दे दे। तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर हाउस ऑफ कॉमन्स के फ्लोर पर एक बड़े मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगा रहा है तो उनके पास बहुत ज्यादा शवाहिद हैं। उन्होंने पब्लिक में या लोगों में या मीडिया में इतना शेयर नहीं किया, लेकिन साबित ये है कि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर भी इस पे दाव पे लग सकता था। ये ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ऐसी बात कर दी। RCMP जो यहाँ की जो फेडरल पुलिस है और जो सीसेज है यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बल्कि जो 5 आईज है जिसमें 5 कंट्रीज जो हैं इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, जिसमें US है, जिसमें UK है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और कनाडा है। तो ये ब्रॉड बेस पे अपनी इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं। और ये भी खबरें हैं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस के साथ भी कोई इनका आपस में कोऑर्डिनेशन था और उसके बाद ये जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा फिर ये बात की गई। अच्छा, जिस तरह से जो ये इख्तलाफात हैं खालिस्तान के मसले पर, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत और कनाडा के दरमियान तो पहले से ही मौजूद थे और ज्यादा इख्तलाफ तब पैदा हुआ जब खालिस्तान के मसले पर रेफरेंडम हुआ, कनाडा ने भारत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। यहाँ चलने वाली जो खालिस्तानी तहरीक है वो आप क्या देख रहे हैं, वो भारत के लिए कितना बड़ा मसला है या बन सकती है? देखिए अनवार, जो सिख कम्युनिटी है वो इंडिया के बाद, इंडिया से बाहर सबसे ज्यादा कनाडा में मौजूद है। और 2 बार जो है वो टोरंटो में और दूसरी साइड पे 2 बार यहाँ पे खालिस्तान के लिए रेफरेंडम हो चुके हैं और उसमें लाखों की तादाद में सिख कम्युनिटी ने खालिस्तान के हक में वोट दिया है। तो इंडिया ने कई बार वहां पर न्यू दिल्ली में भी कैनेडियन एम्बेसडर को बुलाकर कहा कि जी ये आप वहां पे रोके रेफरेंडम, और यहाँ पर हुकूमत कनाडा से भी रिटर्न भी वर्बल भी जब इनका मौका मिला तो उन्होंने कैनेडियन अथॉरिटीज से दरखास्त की कि इस रेफरेंडम को रोका जाए। लेकिन कनाडा का ये कहना है, जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा जब ये इल्जाम लगा रहे थे कि हम आजादी इजहार के हक में हैं और किसी ऐसी मूवमेंट को, किसी ऐसी तहरीक को नहीं रोक सकते जो पुरम तौर पर चल रही है। तो ये मेरे ख्याल में इसको डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा। लेकिन बदर आप क्या समझते हैं, बड़े एक्टिव थे हरदीप सिंह, खालिस्तानी रहनुमा थे, जिस पर्पस के लिए वो काम कर रहे थे, अब लाइमलाइट में थे, इस तरह की हरकत भारत ने किस तरह से फिर कर दी, उनकी जान के दर पे किस तरह से हो गए? कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानते थे वो इसके कि किस मुल्क में इस तरह की कार्रवाई करने जा रहे हैं? वो जो गुरुद्वारा था जहाँ की पार्किंग लॉट में उनका मर्डर हुआ है, वो उसके प्रेसिडेंट थे, खालिस्तान मूवमेंट के बहुत सपोर्टर थे और बड़े वोकल थे। उन पर इंडिया में भी केसेस दर्ज किए गए और ये बात हमें पेश नजर रखनी चाहिए कि इंडिया ने उनके वारंट जारी किए हुए थे और $16,000 एक रिवॉर्ड, एक इनामी रकम रखी गई थी कि जी इन्फॉर्मेशन दें ताकि उनको अरेस्ट किया जा सके। तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत थे, सिख कम्युनिटी में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस थी उनकी। तो और उन्होंने खुद भी ये कहा था कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया था। ये जो लास्ट रेफरेंडम हुआ है उसमें ये भी एक क्वेश्चन किया गया था कि जो एम्बेसडर हैं ऑटवा में, कनाडा में, इंडिया के, उनको का इस्तेमाल हुआ था और सिख कम्युनिटी अभी भी उनका मुतालबा कर रही है कि जो एम्बेसडर हैं इस वक्त, हाई कमिश्नर हैं ऑटवा में तैनात इंडिया के, उनको निकालना चाहिए। ठीक है बदर, जिस तरह से अकलियतों पर जो मजालिम की बातें हम सुनते हैं इंडिया के हवाले से, वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। अभी ये भी इतलात हैं कि जो इस वक्त मुकीम हैं सिख कनाडा में, उनके जो अहले खाना भारत में मौजूद हैं, उनको भी बड़े मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जाता है।
जी मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। जी बदर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो अक़लियतों पर मज़ालिम भारत की जानिब से किए जाते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अभी ये भी रिपोर्ट्स हैं कुछ कि जो कनाडा में इस वक्त मुकीम सिख हैं, उनके जो अहले खाना हिंदुस्तान में मौजूद हैं, उनको भी मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जाता है। जी एक लिस्ट है उनके पास, जो यहाँ के कौंसलेट, यहाँ के जो हाई कमिश्नर है, इंडिया ने एक लिस्ट तैयार की हुई है, जो ब्लैक लिस्ट जिसको कह लें, कोई भी नाम दे लें, जिसमें सिख कम्युनिटी के बहुत ज्यादा लीडर्स का नाम शामिल है। उनको एक तो एंट्री नहीं है, दाखिला नहीं है, उनके वीजे जो हैं वो नहीं लगते, और चूंकि इंडिया जो वो ड्यूल नेशनलिटी अलाउ नहीं करता, जो कनेडियन सिटीजन है या वो इंडिया का पासपोर्ट रखें या कनाडा का पासपोर्ट रखें, तो कनेडियन पासपोर्ट पे ऐसी लिस्ट में शामिल लोगों के वीजे भी नहीं लगते, उनको एंट्री नहीं है। और अभी उन्होंने जिन खदशात का इजहार किया है कि उनकी जिंदगियों को कनाडा के अंदर भी खतरा है, बल्कि अब तो सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, क्या वो नाकाम हो गई हैं अपने शहरियों की हिफाजत के लिए। तो कनाडा खुद भी स्टेक पे है। यहाँ की जो बरसरेदार लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा है, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है, उनका पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा हुआ है कि यहाँ के शहरी महफूज नहीं है। और एक जो शख्स है, जो पवन कुमार राय, जिसको कहा जा रहा है कि वो कनाडा के अंदर इंडियन इंटेलिजेंस के हेड थे, तो हेड से मुराद है कि कुछ और लोग भी एक्टिव होंगे इस तो लोगों ने, सिख कम्युनिटी ने अपनी जानों के खदशात का इजहार भी किया है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं मजीद खराब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दो तरफा जो मीटिंग्स थी वो भी अभी नहीं हो रही, वो भी मुअत्तल हो गई हैं? जी तजारती जो ताल्लुकात थे, जो ट्रेड रिलेशन थे, जब जस्टिन ट्रूडो G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडिया जा रहे थे, उससे पहले ट्रेड जो रिलेशन थे वो रोक दिए गए थे। इसका मतलब था कि उनके पास उसी वक्त इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में, और उन्होंने जाके वजीर आजम इंडिया नरेंद्र मोदी को पर्सनल भी इस इंफॉर्मेशन के हवाले से एलिगेशन जो था इंडिया पे वो शेयर किया था कि यहाँ पे एलिगेशन है। और फिर उसके बाद मिस्टर मोदी का जो रवैया था जस्टिन ट्रूडो से, वो बहुत ही एक बदसलूकी वाला था। हालांकि इनका जो जहाज था जस्टिन ट्रूडो का, वो खराब हुआ, 2 दिन वो मजीद वहां पे रुके, लेकिन जब तस्वीर बनाने के लिए आए, सिर्फ सलाम लेकर जो है वो आगे बढ़ गए। तो जस्टिन ट्रूडो जैसा पॉपुलर लीडर, एक सिविलाइज कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ जो इंडिया के अंदर भी सलूक हुआ है वो भी बहुत बुरा था। और जब वो जस्टिन ट्रूडो वापस आए हैं, तो एक ट्रेड मिशन अक्टूबर में जाने वाला था इंडिया में, उसको भी रोक दिया गया है। 4 अरब डॉलर की जो ट्रेड है, वो इंडिया जो है वो उसका सामान, उसका जो ट्रेड है वो कनाडा के अंदर होती है, तो उसको तजारती बुनियादों पर भी मुअत्तली का शिकार है ये सिलसिला। और अब सफारती आप देख लें कि कनाडा ने एक इंटेलिजेंस अदारे के हेड को यहाँ से बाहर निकाला है, तो उन्होंने एक डिप्लोमेट को निकाल दिया, तो अब सफारती तल्लुकात भी मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, अभी जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि उनका जो सियासी करियर है जस्टिन ट्रूडो का, वो भी इस बात पर दाव पर है कि वो अपने जो शहरी हैं उनको हिफाजत फराहम नहीं कर पा रहे। अब क्या लायामल है, क्या सिक्योरिटी पोजीशन अब आप देख रहे हैं कनाडा में, क्या मजीद कोई हालात वहां पर खराब होने की चांसेस तो नहीं है? मुझे लगता है कि चूंकि कनाडा ने इंडिया से ये डिमांड किया है कि वो ये जो हरदीप सिंह निज्जर के केस में सीरियस हों और इसमें वो कोऑपरेट करें, तो मेरा ख्याल है कि चूंकि पूरी अब दुनिया में आलमी सतह पे ये जो हाई प्रोफाइल केस है ये सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, इस पे बात की जा रही है, बहस हो रही है। अब मुझे लगता है कि ऐसा कोई माजी मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा वाकया तो नहीं होगा। कनाडा बहुत ही एक पुरअमन मुल्क है और इसमें काफी लोग मुतमिन है यहाँ पर आकर। उनको सवाए इसके कि जो सिख लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो उनकी जिंदगियों को खतरा है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई वाकया जो मुस्तकबिल करीब में होने का चांस नजर तो नहीं आ रहा।
ठीक है। और बदर, जिस तरह से पाकिस्तान पहले बहुत बार ये बात कर चुका है कि जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी इंटरवीन करता है, और अब एक ऐसे मुल्क में इंटरवीन किया गया है जो कि इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तो मौक़िफ़ की फिर तायद हुई है बिलाखिर, जो आलमी बरादरी अब उसको आहिस्ता आहिस्ता शायद समझ आएगी कि भारत का क्या किरदार रहा है। जी बिल्कुल, जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है वो तो यूनाइटेड नेशंस में भी जो लीडर्स हैं, अभी कुछ दिन वो न्यूयॉर्क में होंगे और वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं। वहां पर जो वजीर खारजा जो हैं वो, और बल्कि जो एस जयशंकर है, उनसे भी सामना मुमकिन है कि न्यूयॉर्क में किसी मीटिंग में उनका हो। तो एक ऐसा अब एक जो फिंगर पॉइंट हुई है इंडिया की तरफ, तो इंडिया को काफी अब काम करना पड़ेगा अगर उसको इस जो ये दाग उस पे एक मगरिब की तरफ से लगा है तो उसको धोना आसान नजर नहीं आता। और पाकिस्तान के लिए भी ये मौका है कि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में सफारती सतह पे और जो फॉरेन मीडिया है उससे रिलेशन बनाए। और एक और मैं बताऊं कि जो यहाँ की वजीर खारजा है मेलानी जोली, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस में जो G7 में उनके हम मनसब हैं, उनसे तो पहले ही राब्ता कर लिया है और ये यूनाइटेड नेशन तक ये बात पहुंच चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साफ़ी कनाडा से हमारे साथ मौजूद थे बदर मुनीर चौधरी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। जब भरोसेमंद रिश्तेदारी जुल्म की इंतहा करने लग जाएं तो फिर इंसान किधर जाए। इसलिए कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ जब ज्यादती और कत्ल की वारदातें होती हैं तो उसमें करीबी रिश्तेदार ही मुलव्विस निकलते हैं। अब गुजरांवाला में एक और अंधोनाक वाकया पेश आया है। दरिंदा सिर्फ फुप्पा ने 7 साला भतीजी को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसे कत्ल करके बोरीबंद लाश सेम नाले में फेंक दी। वालिद की जानिब से जब शिकायत की गई तो पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके इस तफ्तीश का दायरा वसी किया। तो इस दौरान पुलिस ने शक गुजरने पर ससुराली घर में रहने वाले बच्ची के आज़ाद नामी फुप्पा को हिरासत में लिया था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। शफकत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 7 साला बच्चे के साथ एक और अफसोसनाक वाकया, ज्यादती और उसके बाद कत्ल कर दिया गया। पहले बताइएगा इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है? जी अनवर, ये इंतहाई दिल खराश वाकया है और जिस तरह आप बता रहे थे अपने इंट्रो में और वो वाकई दरिंदा सख्त इंसान है। और देखें, एक तो ये है कि अभी उसकी जो है वो आज पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ है और पोस्टमार्टम की इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसमें जो उन्होंने बताया कि ज्यादती के शवाहिद पाए गए हैं उस बच्ची के साथ और बच्ची के साथ बड़ी सख्त ज्यादती की गई है। इसके जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें सामने आ रही हैं, तो अभी उसी थोड़ी देर में उस बच्ची का जो है वो नमाज जनाजा है। सूरत ये है कि ये जो नवाही गांव है, थाना फिरोजवाले का इलाका रख टिकरा वाली जी, उसमें जो है वो ये बच्ची पहले जो है वो अगवा होती है और मुकदमा दर्ज यही करवाया जाता है कि अगवा हो गई है। और उसके बाद जब एक सीसीटीवी फुटेज से ये सारा जो है वो सारी वारदात बेनकाब हुई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि वो जो फूफा है उस बच्ची को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा कर लेके जा रहा है और जो जाकर जो फिर अपनी हवस का निशाना बनाता है और उसके बाद जो है वो उसे उसकी हालत गैर होने पर गला दबाकर मार दिया जाता है और मार कर फिर वो उसको गंदे नाले में फेंक देता है। पुलिस ने जब इस शख्स को गिरफ्तार किया तो उसने इब्तदाई तौर पर पहले ये बताया कि उसने जो है वो इस बच्ची को एक मलंग के सामने बेच दिया है, वो लेके चला गया है और वो पता नहीं कहाँ गया है। पुलिस पहले उसे ढूंढती रही है, फिर बाद में जब इसकी तहकीकात की गई, तफ्तीश की गई तो इसके साथ सख्ती की गई तो उसने फिर सारी बात बता दी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। पुलिस ने इसमें जो है वो मुकदमा दर्ज करने के बाद आज पोस्टमार्टम मुकम्मल करवा लिया है। लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई है, थोड़ी देर बाद उसका जनाजा है और उसको मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया हुआ। ठीक है शफकत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिर लाश को उसके बाद फिर नाले में फेंक दिया गया था, डेड बॉडी किस तरह से रिकवर की गई? देखिए, ये बड़ा मुश्किल मरहला था। 3 दिन मुसलसल जो है वो रेस्क्यू की टीमें जो ऑपरेशन करती रही हैं गंदे नाले में, क्योंकि पानी का बहाव उसमें ज्यादा पूरे शहर का जो मेन
सीवरेज नाला है वो उधर से गुजरता है, तो उसमें जो रेस्क्यू की टीम है उन्होंने एक लंबा सा ऑपरेशन किया है जो पिछले 2 दिन जारी रहा। तो 2 दिन बाद उस बच्ची की जो है वो लाश जो सीवरेज नाले से बरामद हुई और इस कदर जो है वो मस्तशुदा हो गई थी लाश। उसके बाद जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फिर आज उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ है और पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद जो है वो मुर्सा के हवाले कर दी गई। यार इंतहाई जो है वो दुख की बात, इंतहाई अफसोसनाक वाकया बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी जो बच्ची के वालिदैन हैं वो इस केस के मुतालिक क्या कह रहे हैं? पुलिस की जानिब से ताउन किया जा रहा है? देखिए, बच्ची के वालिदैन, पहली बात तो ये, जब हमारी बात हुई तो वो बहुत सख्ते में थे कि उनके जो करीबी रिश्तेदार, बच्ची का जो फूफा ही है वो ही जो है वो उस बच्ची का कातिल निकलेगा, उसका अगवाकार निकलेगा, वो ये सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि वो जब मुकदमा दर्ज हुआ, जब बच्ची ढूंढ रहे थे तो वो उस बच्ची को ढूंढने में शामिल था और साथ साथ सारी वारदात में उन्होंने इस पर एक लम्हे के लिए भी उस पर शक नहीं था। लेकिन वो बड़े हैरान थे कि इसने ऐसा किया। जब सीसीटीवी फुटेज देखी और सीसीटीवी फुटेज से ये सारी चीजें बेनकाब की हैं। उसके बाद अब पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुकी है। सारी बात है, जो मुलजम है वो गिरफ्तार हो चुका है। उस मुलजम की गिरफ्तार होने की निशानदेही पर बच्ची की लाश जो है वो बरामद हुई है। ठीक है। तो इस हवाले से जो है वो मुर्सा का कहना है कि हम तो इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं ताकि आइंदा कोई शख्स इस तरह की जो है ना जुर्रत ना कर सके। लेकिन शफकत, हम यही देखते हैं कि जब हम भी प्रोग्राम्स में बात करते हैं या वैसे भी वालिदैन को यही समझाया जाता है कि अपने बच्चों को बाहर ना भेजें, लेकिन अब तो घर के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं। अब वालिदैन क्या करें? किस पर एतबार करें, किस पर एतबार ना करें? देखिए अनवार साहब, ये बहुत अहम सवाल है और ये देखिए रिश्तेदार और वो भी करीबी रिश्तेदारों से इस तरह जो है वो अब तो किसी पर भी कोई शख्स जो है एतमाद नहीं करता अपने बच्चों के हवाले से। और यही बात है, देखिए ना, आए रोज इस तरह के वाकयात होते हैं और वो भी घर के अंदर से ही उसने ये सारी प्लान किया। बच्ची को जो है वो लेके गया, टॉफियां लेके देता रहा बच्ची को, उसने अपने साथ ले जाने का पूरा एक जो है ना मुनज़्ज़म तरीके से मंसूबा बनाया और फिर लेके गया। अब उनके वालिदैन जो है वो देखिए यही वजह है। अब इसकी सजा के हवाले से बड़ी अहम बात होगी क्योंकि ये हमारी सोसाइटी और माशरा ऐसा है। अब इनके रिश्तेदार ही उन पर जो है वो प्रेशर डालते हैं कि इसे माफ कर दिया जाए। ठीक है। और यही सबसे बड़ा अलमिया है कि सजा का निजाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम एक दिन एक केस को डिस्कस करते हैं, अगले दिन उससे भी बड़ा अफसोसनाक वाकया हो जाता है। तो जब तक ये जो सजा का अमल है ये मुकम्मल नहीं होगा, लोगों में डर खौफ ही नहीं होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जब तक देखें अब इसको सजा मिलेगी तो इस तरह के वाकयात रुक सकेंगे। ये देखें हीनियस क्राइम है और इसमें तो दहशतगर्दी दफात भी वो सुनने में है कि क्योंकि खौफ व हरास फैला हुआ है वहाँ के इलाके, बिल्कुल लगनी चाहिए। वो परेशान थे और क्योंकि पिछले कई रोज से उस इलाके में जो है ना वो बच्चों को ढूंढ रहे थे। अब बच्चे गली में खेलने ना जाए, बच्चों को कितनी देर तक, एक तो बात ये है कि वो खुद वो बच्ची को साथ लेके जाता रहा है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ऐसी है, कभी दुकान पे जा रहा है, कभी अपने साथ लेके जा रहा है, मोटरसाइकिल पे फिर रहा है। तो अब उससे एतमाद था, घर वालों को पता था कि वो, लेकिन ये नहीं पता था कि वही कातिल निकलेगा। अब इस हवाले से यही बात की जा रही थी कि इसके जो वर्षा हैं बच्ची के, उन्होंने जो मुकदमा दर्ज करवाया, पहले तो उसमें दफात ऐड कर दी गई है। पहले तो उसमें सिर्फ अगवा की दफा थी, आज उसमें जो है वो ज्यादती की और 302 की जो दफा कत्ल की दफा भी शामिल की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई वाक़या नाज़रीन, हम आए रोज़ अपने प्रोग्राम में इस तरह के वाक़यात को डिस्कस करते हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बाहर ना भेजें। लेकिन अब जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, वो घर के अंदर मौजूद हैं और हमें ये देखना है कि हमारे जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं वो किस तरह के हैं, हमारे रिश्तेदार किस तरह के हैं। और आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक हैं। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, किस पस्ती का हम शिकार हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए कि अगर जो मुतासरीन हैं, जो वरसा हैं, वो अगर किसी शख्स को माफ़ भी कर दें तो मेरा ख्याल है इस तरह के जो केसेस हैं उसमें जो हुकूमत है उसको मुद्दई बनना चाहिए और इन लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि इस तरह के जितने वाक़यात हैं, मासूम बच्चे बच्चियाँ जिन लोगों की हवस का निशाना बन रहे हैं, उनको हम बचा सकें।
और इंतहाई अफसोसनाक ये चीज़ें हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है, फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, और ये तमाम लोग हमारे आसपास ही मौजूद हैं। उन्हें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्हें चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और जो सर्वेलेंस है तमाम शहरों की वो भी इस हवाले से मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ये तो हम अक्सर सुनते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो बहुत ज़हीन हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है जो कि अब पूरी दुनिया के सामने है। जैसे चंद दिन पहले हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी महानूर चीमा के हवाले से, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। फिर महानूर के IQ लेवल को आइंस्टाइन से भी ज़्यादा बताया गया था। और अब एक और काबिल नौजवान हैं जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहजेब वहीद ने फिनलैंड की काजियानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, खास बात इसमें यह भी नहीं है, बल्कि खास बात यह है कि शाहजेब वहीद ने अपने 3.5 साला बैचलर डिग्री प्रोग्राम को सिर्फ 1.5 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया है, और इसे कंप्लीट करके उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कायम कर लिया है। कैसे उन्होंने ये सब किया, उनसे जानेंगे, और क्यों ये सब किया, ये मैं उन बच्चों की तरफ से सवाल कर रहा हूँ जो कि इतनी फास्ट स्टडीज नहीं कर सकते। तो शायद उन्हें शाहजेब से कोई गिला भी हो कि वो उनके लिए कुछ मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें कितनी बेहतरी लाने की जरूरत है। शाहजेब हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद हैं। शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी इंपॉर्टेंट कामयाबी जो आपने हासिल की। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, 3 साल की या 3.5 साल की जो डिग्री है वो 1.5 साल में आपने कैसे मुकम्मल की, और मेरे भाई क्यों की? बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टडीज़ कराई जाती हैं फिनलैंड के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर एक रटा सिस्टम दिया हुआ है और एग्ज़ाम सिस्टम, एक करिकुलम बना दिया, बस उसी को आपने फॉलो करना है, सेमेस्टर को फॉलो करना है। फिनलैंड के अंदर प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज़ हैं, सेमेस्टर सिस्टम वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहाँ पे एक सेमेस्टर सिस्टम है प्लस एक आपके अपना पैटर्न है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा लोड उठा सकते हैं तो बिल्कुल आपको अलाउ करेंगे कि आप बिल्कुल लोड उठाएं अपना, और जिस हिसाब से वो आपको लगता है कि आप 2 कोर्सेज़ की जगह 3 कोर्सेज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, तो फिर आपको अलाउ कर देंगे कि आप बिल्कुल अपने कोर्सेज कंप्लीट करें। तो मुझे नज़र आ रहा था कि यार प्रैक्टिकल स्टडीज़ हैं, असाइनमेंट बेस्ड काम है, और क्योंकि ऑलरेडी मैं बिज़नेस कर रहा था, डिग्री भी मेरी बिज़नेस की थी, तो मेरे लिए इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं था। मैं प्रैक्टिकल स्टडीज़ वो प्रेफर करते थे, मेरा ऑलरेडी बिज़नेस स्टैब्लिश था, तो उसी को मैंने परस्यू करना शुरू किया। तो उस हिसाब से मुझे नज़र आया कि काम हो सकता है, तो उसको जल्दी किया। ठीक है, तो फिर उसमें स्टडी टाइम मैनेज करना पड़ता है, जो टीचर्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं फिर इसमें, अगर आपको उसको जल्दी कंप्लीट करना है? जी बिल्कुल, टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं वहाँ पे, और जहाँ पे मुझे हेल्प उनकी चाहिए होती थी, इवन कि फ्री टाइम के अंदर जो उनका टाइम नहीं है पढ़ाने का, उस टाइम पे भी मैं उनको ईमेल्स कर रहा होता था या उनसे एक्स्ट्रा पूछ रहा होता था। अगर कोई कन्फ्यूजन होती थी तो मुझे टाइम अलॉट करते थे, उनको पता था कि यार ये बच्चा कर सकता है, वो जितनी हेल्प हो सकती थी वो करते थे बिल्कुल। ठीक है, तो किस तरह से ये पॉसिबल है, क्योंकि अब 3 साल का अगर एक प्लान है, आप उसको 1.5 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, उनके अपने भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो वो भी तो ये देखेंगे कि 1.5 साल की फीस फिर हम तक नहीं पहुंचेगी। फिनलैंड के अंदर एजुकेशन सिस्टम सेल नहीं हो रहा यहाँ पे, क्योंकि एक एजुकेशन हमने एक बिजनेस मॉडल रखा हुआ है, तो वो फी स्ट्रक्चर है कि बच्चे आ रहे हैं, फीसें दे रहे हैं 4 साल, तो एक बिजनेस चल रहा है और कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। वहाँ पे एजुकेशन को सेल नहीं कर रहे, वहाँ पे एजुकेशन को एक एजुकेशन के तौर के ऊपर आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं ताकि आप कुछ बने और मुल्क को एक फ़ायदा दें। यहाँ पे तो मुल्क की जगह पे हम यूनिवर्सिटी को फ़ायदा दे रहे हैं, ये चीज़ों को फ़ायदा दे रहे हैं, वो बच्चों को काबिल बनाते हैं ताकि वो खुद एतमादी के साथ खुद काम भी कर सके और मुल्क का भी बेहतरी रोल अदा कर सके। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से अब आप ये बता रहे हैं कि फिर हम लोग कहाँ पर लैग कर रहे हैं, हम लोग अगर बच्चों को थ्योरी पढ़ा रहे हैं साथ प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं तो बच्चों का वो भी टाइम वेस्ट होता है। वहाँ पर आप कह रहे हैं कि सारी जो पढ़ाई है वो प्रैक्टिकली है। जी, जिस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग कह रहे हैं कि डिग्री, आपने सुना ही होगा कि डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो वाकई इसका फ़ायदा नहीं है। रीज़न सिवाय 2 यूनिवर्सिटीज़ के, एक लम्स, दूसरे का मैं नाम नहीं ले सकता, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो मैं वैसे नाम नहीं लूँगा। तो अगर लम्स से कोई बच्चा पढ़ा हुआ है या IBA से पढ़ा हुआ है तो वो एक उसको पता है कि मैं बिज़नेस, अगर उसने बिज़नेस पढ़ा तो बिज़नेस कुछ ना कुछ समझता है, वो एक अच्छा पढ़ के निकलेगा। वहाँ पे अगर 4 साल लगा रहा है वो 4 साल में कुछ ना कुछ सीखेगा। इसके अलावा कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी हो गई तो वो आपको वो चीज़ नहीं सिखाएंगे, वो सिर्फ 4 साल की फीसें लेंगे, आपको रटा सिस्टम, और आपको इवन के मेरे कुछ जानने वाले हैं बिज़नेस ही पढ़ रहे थे पाकिस्तान से, मैंने उनसे पूछा कि बहुत बेसिक से बिज़नेस की टर्म्स पूछी, वो कहते हैं क्या होता है। तो वहाँ पे क्योंकि आपको चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर बिज़नेस
अपना इस्टेब्लिश करें। प्रैक्टिकल इसलिए दे रहे हैं ताकि आप कल को रट्टा सिस्टम के आगे ये ना जाके देखें व्हाट इज़ बिजनेस प्लान, ये नहीं, आप एक प्रॉपर बिजनेस खड़ा करके दिखाएं ताकि कल को आप जैसे ग्रेजुएट हो आप खुद एक अपने आप को स्पॉन्सर कर सकें, एंटरप्रेन्योर बन सकें आप। ठीक है, तो आपने पहले से फिर ये सोचा हुआ था कि मैंने तो फिर इसी स्पीड से डिग्री करनी है? जी बिल्कुल, पहले ही सोचा हुआ था कि मैंने इसको जल्दी ही करना है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 1.5 साल में कर लेना है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में 2.5 साल सोचा, फिर देखा 2 साल तक स्पैम हो सकता है, फिर कोशिश की कि इसको जितना जल्दी और हो सके। टीचर्स ने भी कहा, यूनिवर्सिटी ने, हर किसी ने कहा कि इम्पॉसिबल है, मेरे फादर तक नहीं कहा कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी वो मुझे हर वीक मैसेज करती थी, पूछती थी मेरी सेहत का, इस टाइम क्या सिचुएशन है, तो बार बार मना करती थी कि आराम से कर लो, सेमेस्टर ऊपर ले लो, लेकिन मैं कहा नहीं, पॉसिबिलिटी है तो ट्राई कर लेते हैं। तो ट्राई करने से तो कैसे फिर इस वर्कलोड को मैनेज करते रहे? जैसे आप बता रहे हैं साथ बिजनेस भी करते रहे हैं, फिर पढ़ाई 3 साल की पढ़ाई को 1.5 साल में कंप्लीट करना भी अपने आप में एक बात है। दिन बस नहीं सोता था, खाना जो था वो बनाता नहीं था, ऑलरेडी जो रेडीमेड फूड होते थे जिसको सिर्फ 10 मिनट के अंदर माइक्रोवेव में गर्म किया और साथ ही 10 मिनट के अंदर वाइंड अप कर लिया, तो उस तरीके से काम किया। इवन कि मैं बर्तन का भी ये किया हुआ था कि वो जो प्लास्टिक के बर्तन आते हैं वो ले आया ताकि वो उसको धोना, टाइम सेविंग, उससे भी टाइम सेव किया। तो इस तरीके से बस ना सोए और कंसेक्टिव पढ़ के। और अभी आप पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए एज एम्बेसडर भी काम कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं? टाइप ऑफ एम्बेसडर एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि किसी की मदद करने के लिए आपको कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ही चाहिए होगा, वैसे भी आप कर रहे हैं। और वो कैसे चल रहा है फिर? अभी रिसेंटली मैंने pakrifen.com एक अपना ही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि बाहर भी मैंने देखा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी तो है लेकिन वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। कम्युनिटी बहुत बड़ी है हमारी, लेकिन उसके अंदर से कुछ गिने चुने लोग 20-30 बंदे वही सपोर्ट कर रहे हैं कम्युनिटी को, बाकी कोई कर ही नहीं रहा। 30,000 की कम्युनिटी में से अगर 30 बंदे कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम है। तो उसको भी मैंने सोचा, और सब जो नए बंदे आ रहे हैं एक ही क्वेश्चन, मेरे इस वक्त इनबॉक्स के अंदर जो मैसेंजर था 800+ मैसेजेस थे। अब लोग, मैं कहाँ से इनको कैटर करूँ? उसके बाद अभी pakrifen जैसे अभी मुझे हफ्ता भी हुआ होगा लॉन्च किए हुए, इस वक्त उसके बाद 1800 मैसेजेस हैं। ठीक है, वो लोगों को देख रहा था कि यार इनको बस मैसेजेस पे मैसेजेस हैं, तो वो मैं देख रहा था कि यार हर बंदे को एक ही क्वेश्चन का आंसर बनता नहीं है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जाके खुद उनको सीख सकें। ठीक है, बजाय कि कभी मेरे से पूछें कभी किसी और से पूछें, उनको हेल्प ही ना लेनी पड़े, इंडिपेंडेंट हो जाएं। ठीक है, तो हमारा जो तालीमी निज़ाम है या हम जो हायर एजुकेशन की अगर बात करते हैं पाकिस्तान में, उसमें आप क्या देख रहे हैं, कितनी तब्दीलियाँ होनी चाहिए? तब्दीली, पूरा निज़ाम चेंज होना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो हमारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं उनको चेंज होना चाहिए। कोई यंगस्टर्स है जिसको पता हो कि यार हमने किस डायरेक्शन में चल क्या रहा है। जी, अभी जो बैठे हुए हैं वो बस अपना देख रहे हैं, उन्होंने अपना पुराना निज़ाम देखा, उसी को आगे लेके चलते रहे। तो आगे जो यंग जनरेशन आ रही है उनका माइंडसेट डिफरेंट है, वो आपकी जो मेंटालिटी है उसके साथ मैच नहीं कर सकता। तो उसको चेंज करने का बहुत सबसे पहला स्टेप तो उनको चेंज करें। उसके बाद तालीमी निज़ाम एक प्रैक्टिकल बेस लेकर आएँ, और एक चीज़ अगर हो सके पॉसिबल यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी पढ़ाने का स्ट्रक्चर 2 साल रखें, 2 साल प्रैक्टिकल कर दें, ताकि वो इंटर्नशिप 1 साल की इंटर्नशिप करें, 1 साल कोई अपना काम अपना प्रोजेक्ट उसको लेकर आएँ। 6 महीने बेशक अपना प्रोजेक्ट पे काम करें, 6 महीने थीसिस पे कर लें, तो अपना एक प्रैक्टिकल बेस होना मैंडेटरी है। ठीक है, और अब जिस तरह से अब आप ही ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, मैं शेयर यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा। सुपीरियर ग्रुप ये ऑलरेडी प्लान कर रहा है 3 साल यूनिवर्सिटी में और 1 साल मार्केट में। 3U1 एक प्रोग्राम है जो सुपीरियर की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो पाकिस्तान में भी काफ़ी चीज़ों पर इनिशिएटिव लिया गया है, एंटरप्रेन्योर्स बनाए जा रहे हैं, उस हवाले से कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे काबिल नौजवान हैं जो कि फिर बाहर जाना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए फिर क्या करेंगे आगे? एक तो प्लेटफॉर्म मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं रखा, इसके अंदर आपके बिजनेस भी आ जाएंगे, इसके अंदर आप किसी भी शोबे से हैं, आप चाहे स्पोर्ट्स से हैं, आप किसी भी शोबे से हैं, इसके अंदर हर एक चीज़ आ जाएगी। आप उधर जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, फिनलैंड के अंदर जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, उसके ऊपर भी आ जाएंगे हम। तो एक हर चीज़ को लेके एक pakrifen के ऊपर लेके चल रहा हूँ ताकि जितने भी शोबे के लोग हैं वो उसके ऊपर आ जाएं और इजीली अपना जिस भी सेगमेंट में जाना चाहें वो इसको इजीली हिट कर सकें। ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ बड़ी एक बेसिक प्रॉब्लम है जो मैं देखता हूँ, मैंने भी फेस की थी अपने टाइम पे, कि जब आप मैट्रिक करते हैं, A लेवल O लेवल के बाद आप फारिग होते हैं, तो फिर आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता होती कि आपने किस साइड पर जाना है। वो जो एक प्रॉब्लम है वो बड़ी बुनियादी आज हमारे माशरे में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर हम जिसकी डायरेक्शन में जाते हैं, किसी ने फादर ने कह दिया, किसी फैमिली मेम्बर ने कह दिया, तो उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी बेसिक्स हमें पता ही नहीं कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। खुद एतमादी, खुद कभी हमने डिसीजन लिए नहीं। जो भी लाइफ का डिसीजन हमारे पेरेंट्स ने लिया, हमारे बड़ों ने लिया,
इवन रिश्तेदारों ने लिया कि एनो इंजीनियर बना दियो, यही एनो डॉक्टर बना दियो। यही चल रहा है अभी तक हमारे सिस्टम में। और कल को ये बच्चे जब शादी करते हैं उनको आगे के डिसीजन नहीं पता होते अब क्या करना है, तो हर चीज़ वो फिर उनकी फैमिली लाइफ हर चीज़ ख़राब होती है क्योंकि डिसीजन कभी ले नहीं सके। पेरेंट्स को यहाँ पे चाहिए कि बच्चों को डिसीजन आप खुद ले लेने दिया करें, उनको शुरू से सिखाएं यार एक ये फील्ड है, एक ये फील्ड है, एक ये फील्ड है। बच्चे से कहो भाई तुम देखो इंटरेस्ट किस बेस में इंटरेस्ट है। हम यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देखते, पैसा देखते हैं। फलानी फील्ड में बहुत पैसा है, सीए कर लो। हमें सारे एक ही लाइन में लग गए हैं, सारे एक लाइन में चल रहे हैं। अगर आपके पास एक अपना विजन है, विजन को कोई नहीं तोड़ सकता। अब एक फॉर एग्जांपल एक बिजनेस आइडिया है, आइडिया आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपके पास विजन है तो आइडिया आपसे 50 बंदे भी ले लिया वो उस विजन पे नहीं आ सकते। आप कुछ ना कुछ कर जाएंगे। विजन की कमी है बहुत ज़्यादा, मिशन हमें पता ही नहीं, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता हमें। हम जस्ट आए हैं, पैदा हुए हैं, कमाया, बच्चों को खिलाया, बात खत्म। या पैसा बनाया, पैसा बना के क्या करना, आपने कम्युनिटी को क्या गिफ्ट किया, आपने कुछ नया क्या किया, वही आपने अपना बैंक बैलेंस भरा, कल को खत्म हो गया, कुछ भी नया नहीं हुआ। तो एक विजन रखें, कम्युनिटी को थोड़ा सा गिव बैक। सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने इंडिविजुअली तौर पे ही ना सोचा जाए, ठीक है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम आजकल हम देख रहे हैं नौजवानों को फेस करनी पड़ रही है, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, इतने लाखों में लोगों से पैसे लेते हैं, कर्जा लेते हैं और फिर एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। जी, इसीलिए तो मैंने पाकरीफिन को लॉन्च किया कि एजेंट्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं। एक बंदा अभी भी जो मैसेज आते साथ मेरे से पूछते हैं कि आप कंसल्टेंट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होती है कि भाई कंसल्टेंट नहीं हो। बनाए ही प्लेटफॉर्म इसलिए ताकि कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि फिनलैंड का प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इधर उधर जरूरत ही नहीं आपको कंसल्टेंट के पास जाने की, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर है, एप्लीकेशन A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट और डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ फ्री कर दी है। आप सिर्फ जाके वेबसाइट को विजिट करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाना है, हर स्टेप बाय स्टेप आपने एडमिशन लेना है, एडमिशन के बाद आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा आने के बाद आपने अकोमोडेशन आके आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, बैंक अकाउंट कैसे खोलने, हर चीज़ डॉक्यूमेंट कर दी है ताकि किसी स्टेप पे जरूरत ही ना पड़े। एक प्लेटफॉर्म जो आप बता रहे हैं वाकई में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, जिस तरह से पाकिस्तानी नौजवान बड़ी स्पीड से बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन से हम देखते हैं ये मामला बड़ा जुड़ा हुआ है, वापस आने का फिर कोई नहीं सोचता, तो पाकिस्तान को फिर अच्छे लोग कैसे सर्व करेंगे जब सारे लोग बाहर चले जाएंगे? पाकिस्तान में रहकर अगर आप सर्व करना चाह रहे हैं तो बहुत मुश्किल आते हैं। पाकिस्तान में रहकर आपके लिए ख़तरा ज़्यादा है। बेहतर ये है कि आप अगर बाहर जाते हैं, बाहर जाके आप गिव बैक ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर जाके आप रुक जाएंगे, बाहर जाके बल्कि एक बंदा बाहर जा रहा है, वो अगर थोड़ा बहुत अर्न कर रहा है, मैं भी यही काम कर रहा हूँ, बाहर गया वहाँ से जो अर्निंग की उसी से मैंने इधर पाकिस्तान में एम्प्लॉय रखे लोगों को। अब वहाँ से मैं इनको पाकिस्तान इकॉनमी को भी फ़ायदा हो रहा है, इधर जो लोग हैं उनको भी सैलरीज आ रही हैं, उनका भी फ़ायदा हो रहा है, घर वगैरह भी चल रहे हैं, और जो मेरा मोटिव है वो भी इस तरीके से एक्सेल हो रहा है, तो लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब वहीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो कल लाहौर में रात गए से बारिश का एक सिलसिला शुरू हो गया था जो कि फिर दोपहर तक जारी रहा, और सितंबर की इस बारिश की वजह से अब गर्मी का जोर भी टूट चुका है। बहुत से लोगों की तरफ से इंतज़ार किया जा रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है, बेहतरी आ गई है काफ़ी मौसम में। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो बिजली के बिल हैं वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो किसी तरह से मौसम बेहतर हो जाए ताकि ये जो बिल हैं जो उनकी जेब पर बहुत भारी पड़ रहे हैं उसका कोई हल निकल आए। तो हमने देखा कि बारिश की वजह से जो पूरा शहर है, पूरा लाहौर का शहर है, वो जलथल हो गया। शहर के ग्राउंड्स भी पानी में डूब गए, स्कूल में हाजिरी भी काफ़ी कम रही है, और इसके अलावा जो मुल्क के बेशतर शहर हैं वहाँ पर भी अब ये कहा जा रहा है कि मौसम कुछ बेहतर रहेगा, ठंडा रहेगा, जबकि बहुत से इलाकों में अभी भी बारिशों के इम्कान का इजहार किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो चंद मकामात हैं वहाँ पर आंधी चल सकती है, तेज़ हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है, तो लोगों को एहतियात करने की भी इस हवाले से काफ़ी ज़रूरत है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ मुसलसल बारिश की वजह से PDMA की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि सड़कों पर बहुत पानी खड़ा है। PDMA का इस हवाले से कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और गाड़ी भी आहिस्ता चलाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में रोड भी स्लिपरी होते हैं, एक्सीडेंट होने का भी खदशा होता है। जो बाइकर्स हैं
हैं उन्हें भी खास तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात इस हवाले से करनी चाहिए। जो बारिशों का सिलसिला है वो अब 20 सितंबर तक जारी रहने का जो इम्कान है उसका इजहार किया जा रहा है। ये महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है। कल हमने देखा था कि लाहौर की सड़कों पर पानी ही पानी जमा था, तो जो वासा हुकाम हैं, जो तमाम हुकाम मौजूद होते हैं सड़कों पर, उन्हें चाहिए कि तमाम रोड्स को क्लियर किया जाए, जो सीवरेज का निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए ताकि जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी मोटरसाइकिलें फिर इतने पानी में बंद हो जाती हैं, बहुत से इस तरह के हादसात भी हो जाते हैं पानी खड़े होने की वजह से। जो मैन होल्स हैं वो खुले होते हैं तो जज नहीं हो पाता बाइकर्स की तरफ से या गाड़ी वालों की तरफ से कि मैन होल है, बहुत से लोग हैं उन मैन होल्स में गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। तो ये शायद इस तरह का मौसम शुरू होने से पहले ही जो तदाबीर हैं वो इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो मौसम तो काफ़ी अब बेहतर हो चुका है और उसमें मज़ीद बेहतरी का इजहार भी किया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो सर्दियों की आमद है वो अब शुरू हो चुकी है, मौसम मज़ीद बेहतर होने जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।